हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। जैसा कि आप देख रहे हैं जीएस पेपर 2 मेंस का आ चुका है, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक्स हैं। तो अभी जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। इनफैक्ट सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का सोर्स और रीज़न क्या रहा है। देखिए, जब भी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो हमेशा पीवाईक्यूज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, एक बहुत रिलायबल सोर्स होते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस को डिसाइड करने के लिए। तो सिमिलरली आज के क्वेश्चन पेपर से हमें यह पता चल जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करंट में थी जिसको ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया, और ऐसा क्या करंट में है जो 2023 में पूछा जा सकता है। तो इन सब क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आने वाले सालों में किस तरह के क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए जा सकते हैं। अगर आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से सोर्स को हमें यहाँ पे फिल्टर करना है, कौन सा सोर्स हमारा करंट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ in India is the constitutionalization of environmental problems by Supreme Court। ठीक है, यहां पे देखिए टर्म याद रखिएगा, यहां पे है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, यानी कहां पे आर्टिकल 21 की बात कर रहा है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स के थ्रू राइट टू एनवायरमेंट को राइट टू लाइफ के साथ रखा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 का जो एक्सपेंशन हुआ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जब आया, उसमें आर्टिकल 21 को किस तरह से एक्सपैंड करके उसमें राइट टू एनवायरमेंट के राइट को ऐड किया गया। अच्छा, ये तो हो गया एक स्टेटमेंट। तो हमें ये पता चल गया कि हमें उन केसेस पे फोकस करना है जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स की। नेक्स्ट आ जाता है, अब देखिए ये स्टेटमेंट सिर्फ आपके समझने के लिए था। आपको लिखना क्या, आपको लिखना है 150 मार्क्स वर्ड्स में, डिस्कस द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केस लॉज। मैं बार बार कहता हूं केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटी कमीशन की रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम केस लॉज की बात करें तो आपको याद होगा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन कार्बाइड केस, आरएलई की केस, ईके केस, देन एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली केस जिसमें सीएनजी बैन हुआ। तो एमसी मेहता के काफी सारे केसेस हैं जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करते हैं। कोस्टल रेगुलेटरी जोन में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि केरला के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं। इन सब केसेस को आपको यहाँ पे मेंशन करना है और उसके थ्रू आपको ये बताना है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इंश्योर किया है कि राइट टू एनवायरमेंट जो है वो राइट टू लाइफ का भी एक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें राइट टू क्लीन एयर है, राइट टू क्लीन वाटर है। तो ये सारे केसेस जो हैं उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया और यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 2-3 केस तो एमसी मेहता के नाम से ही है। तो एमसी मेहता वर्सेस यूसीसी, एमसी मेहता वर्सेस श्रीराम फर्टिलाइजर्स, एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। तो 3 केस तो आपको यही मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आरएलई की केस डाल देंगे, चौथा केस हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कोस्टल रेगुलेटरी जोन वर्सेस स्टेट केस या फिर स्टेट ऑफ केरला में आप डाल देंगे सुप्रीम कोर्ट का ये इंपॉर्टेंट केस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत सॉल्व हो जाए, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 150 वर्ड्स में ही लिखना है, तो आपको बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च नहीं करनी है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो आ जाता है राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी ये बात कर रहा है, अब सोचिए कौन से आर्टिकल की बात कर रहा है। राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। कमेंट बात कर रहा है आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है 19(1) डी की बात करें, ई की बात करें, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मूवमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो राइट है आपको मूव करने का, लेकिन वो राइट एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। यहाँ पे टर्म दिया हुआ है नॉट एब्सोल्यूट। तो आपसे पूछा गया है कि ये तो ठीक है, आपके पास राइट है कि आप भारत की टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट ये एब्सोल्यूट इन नेचर ने कमेंट कैसे करेंगे। देखिए, इसमें आर्टिकल 19 के स्पेसिफिक क्लॉज को देना काफी नेसेसरी हो जाता है। अब स्टूडेंट्स पता है मिस्टेक्स क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में कि वो आर्टिकल को प्रॉपरली मेंशन नहीं करते। ठीक है, अब आर्टिकल को अगर आप प्रॉपरली मेंशन नहीं करोगे तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या फिर कम मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे 19(1) नहीं लिखोगे तो वो बात नहीं आएगी, मतलब आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे बात किया है कि एब्सोल्यूट नहीं है, अगर एब्सोल्यूट नहीं है तो फिर उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बात कि अगर कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं आती है तो उस पर क्या है, उस पर आपको देखेंगे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहां से मिलते हैं, 19 क्लॉज 2 से मिलते हैं। इसमें
कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद सॉवरेनिटी, अगर कहीं हैम्पर हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या कंट्री की, तो वो भी एक जो यहां पे रेस्ट्रिक्शन है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप केस लॉस के थ्रू भी समझा सकते हैं, जैसे अलग अलग केसेस में कोर्ट ने कहा कि ये पर्सन के पास मूवमेंट का राइट कंप्लीट नहीं है। जैसे एक बार तो ये तक केस हुआ था कि एक कोई एड्स का पेशेंट था, उसको भी ये कह दिया गया था कि आपका जो राइट टू या जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसको स्टेट कर्टेल कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे भी केस लॉस के थ्रू आप इस आंसर को लिखेंगे तो आंसर अच्छा होगा। याद रखिएगा आर्टिकल को मेंशन करना एग्जैक्ट काफी नेसेसरी है और केस लॉ को मेंशन करना भी उतना ही नेसेसरी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन आता है अगेन, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रास रूट्स। बात हो रही है पंचायती राज की, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ग्रास रूट पॉलिटिक्स की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है। जब हम ग्रास रूट की बात करते हैं तो इन अमेंडमेंट्स की बात हम जरूर करते हैं, यानी हम बताएंगे कि टू एंड व्हाट एक्सटेंट डिसेंट्रलाइजेशन हैज बीन सक्सेसफुल एंड टू व्हाट एक्सटेंट देयर हैव बीन सर्टेन इश्यूज इन द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड इन दिस। 150 वर्ड्स में बस आपको इतना ही लिखना है, सक्सेस, इश्यूज, चैलेंजेस और एक लाइन में वे फॉरवर्ड कि किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ने अल्टीमेटली, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़े, कि गवर्नेंस लैंडस्केप को चेंज किया है, ठीक है। लोगों के पास राइट्स आ गए हैं, रिप्रेजेंटेशनल राइट्स आ गए हैं, वुमेन का इनकॉर्पोरेशन हो गया है। देश भर में आपने देखा कि कितनी सारी लाख ग्राम पंचायतों में, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में काफी अधिकतर 33% टू 50% जो है वो वुमेन सरपंच इस समय है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देन आ जाता है डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, यहां पे पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ इंडिया की तरह कैसे एक्ट करते हैं। तो फिर वही कि बीइंग द चेयरमैन उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या डिस्क्रिशंस हैं, प्रिविलेज को मैनेज करना, हाउस को ऑर्डर में रखना, मोशन को स्टार्ट कराना, इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। तो पूरे हाउस के मैनेजमेंट की पावर उनके पास है। तो वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं कि वो उस समय हाउस के एक तरह से, जैसे स्पीकर लोकसभा में होते हैं, इसी तरह से चेयरमैन होते हैं। बीइंग द चेयरमैन ही हैज अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होती है। आइडिया बस ये होता है कि जितने भी पार्लियामेंट के काम हैं वो टाइम पे हो और प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल वे में होते रहें। तो ये रोल है, आपको रोल बताना है, क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रोल में बता दोगे किस तरह से उनकी पावर्स आती हैं हाउस को चलाने में, राज्यसभा को चलाने में, राज्यसभा को ऑर्डर में रखने में, प्रिविलेजेस डिसाइड करने में, अल्टीमेटली कमिटीज के केस में कोई कमिटी अपॉइंट करनी है नहीं करनी है, तो इस तरह से ये पावर्स उनको मिलती हैं। देन एनसीबीसी बहुत टाइम से न्यूज में था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन क्यों आया? इलेक्शन हुए अभी, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया, देखो अभी अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, तो इसलिए पूछ लिया कि बताओ इलेक्शन करके नए वाइस प्रेसिडेंट साहब तो आए हैं, पर क्या उनके पास रोल है? जब वो वाइस प्रेसिडेंट वाले उनके पास क्या रोल है ये नहीं पूछा, आपसे पूछ लिया कि चलो वाइस प्रेसिडेंट वाले तो बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ये बता दो चेयरमैन वाले क्या रोल है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे आर्टिकल 93 को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। 92, 93, 94 ये सारे आर्टिकल्स एक के साथ एक जुड़े हुए हैं जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की फंक्शनिंग की, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखने नेसेसरी हो जाते हैं। तो इसमें भी आपको ये बात ध्यान रखना है कि इस तरह का कोई भी टॉपिक जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बात होती है, उसमें अगर आप बिना आर्टिकल समझाए आंसर देंगे तो फिर देखिए आंसर तो हो ही जाएगा, बट कोशिश कीजिए कि आर्टिकल दे देंगे तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। देन आ जाता है डिस्कस द रोल ऑफ एनसीबीसी इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टैट्यूटरी बॉडी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखिए एनसीबीसी के केस में बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, हमने एक अमेंडमेंट किया, ठीक है, 102nd अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट के थ्रू हमने एनसीबीसी को स्टैब्लिश करवाया या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो यहां पे आपसे क्या पूछा है कि रोल कैसे उसका चेंज हो गया है, जब वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है तो क्या उसके रोल में चेंज आया है। तो यहां पे आप 338B के थ्रू बताएंगे कि क्या क्या पावर्स उनको मिली हैं, तो किस तरह से पावर्स के यूज करने से पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हुई है, ठीक है। तो इस वजह से अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देते हैं तो नो डाउट
उसकी फंक्शनिंग बेटर हो पाती है, उसके पास टूथ आ जाते हैं। तो सिमिलरली अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए बेहतर काम कर पा रही है। तो रोल ऑफ पूछा गया, तो रोल बता दीजिए किस तरह से स्टैट्यूटरी से जब कॉन्स्टिट्यूशनल में आई तो उसके पास एक्स्ट्रा पावर्स आई और उसकी फंक्शनिंग जो है वो एक्स्ट्रा बेटर हुई। ठीक है, तो हम क्विक रिकैप देख रहे हैं क्वेश्चंस का, जैसे कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी, गति शक्ति योजना, सिंपल न्यूज में थी पिछले साल गति शक्ति, तो इसलिए पूछ लिया। फिर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट रिमेन्स ओनली ऑन अ लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड सिटीजंस रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी के केस में सोशल जस्टिस में आप देखिएगा कि किस तरह से न्यूज में बार बार रहता है ये टॉपिक, तो वहां पे आपको बता देंगे। देन आ जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यहां पे आ जाता है अब गवर्नेंस। रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज इट्स लिमिटेशंस। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिमिटेशंस, बैंक अकाउंट के लिमिटेशंस हो गए, ठीक है, इन लोगों का डिजिटल पेनिट्रेशन के लिमिटेशंस हो गए, तो ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पा रहा, वो लिमिटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हो पाई, वो लिमिटेशन है। तो ये सारे लिमिटेशंस हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करेंगे कि ठीक है डीबीटी तो सरकार दे रही है, करप्शन तो बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी उस डीबीटी का लाभ जो है, फायदा जो है, जो बेनिफिट है वो मासेस तक नहीं पहुंचा है। तो इस तरह से हम बताएंगे किस तरह से डीबीटी अच्छा है, रिफॉर्म हुआ, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। कमेंट करके बताना है प्रोज एंड द लिमिटेशंस एंड द इशू। देन आईआर के क्वेश्चन नहीं हम डिस्कस करेंगे, हम करेंगे अगला डिस्कस द प्रोसीजर टू डिसाइड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ आरपीए 1951। देखिए हर साल याद रखिए मेंस में इलेक्शन को लेकर बड़ा हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की हमेशा बात की जाती है कि एनफोर्सेबल क्यों नहीं है, इसको एनफोर्सेबल करो। ठीक है, इलेक्शन कमीशन भी कई बार कह चुका है कि देखिए एनफोर्सेबल करना इतना आसान नहीं है, इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, क्राइसिस हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमेशा आते रहते हैं। अब देखो यहां पे पूछा प्रोसीजर्स टू डिसाइड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आरपीए। यानी किसी भी इलेक्शन में डिस्प्यूट होगा तो हाईकोर्ट के पास जाएंगे, हाईकोर्ट कैसे उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, ये सारी बातें करनी है। फिर उसके बाद ग्राउंड्स क्या हैं जिस पे इलेक्शन है किसी भी कैंडिडेट का, वो डिक्लेयर किया जाता है वॉइड। ठीक है, तो सेक्शन 123 में करप्ट प्रैक्टिसेस हो गई। ठीक है, अपने एसेट्स को या फिर जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें झूठ बोला हुआ है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो अग्रीव पार्टी के लिए मतलब अगेंस्ट द डिसीजन जा सकता है। रेफर द केस लॉस, इसमें आप केस लॉस के थ्रू समझा सकते हैं। देन आ जाता है डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस। देखिए आरपीए बहुत ज्यादा डिटेल में करना होता है हर बार। देन आता है एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय गवर्नर। क्या एसेंशियल कंडीशन? सबसे पहले गवर्नर क्या देखेगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली या तो उस समय सेशन में नहीं है और साथ में कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई एक्सिजेंसी है लॉ बनाने की, और गवर्नर को लगता है ये एकदम सही समय है। तो आर्टिकल 213 क्या कहता है कि बिल्कुल एक ऑर्डिनेंस पास करो और उन सब मैटर पे लॉ बना लो जिस पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। ठीक है, लीगैलिटी की बात की है, रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर। यानी आपको याद होगा डीसी वाधवा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रीप्रोमुलगेशन क्या है ऑफ ऑर्डिनेंसेस इज अ फ्रॉड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये? एक तरह से फ्रॉड है। ठीक है, अगर कोई भी गवर्नर बार बार ऑर्डिनेंस को रीप्रोमुलगेट कर रहा है तो वो फ्रॉड कर रहा है। तो ये कहा गया था कि रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस शैल नॉट बी अलाउड। अगर एक मैटर पे एक बार ऑर्डिनेंस आ गया है और लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने उसे नहीं रखा गया है तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जाने के बाद इस तरह के जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो फिर से नहीं लाए जाएंगे। अच्छा, लास्ट ईयर केरला को लेकर न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो सिंपल आज जल्दी जल्दी हम एक बार देखते हैं कि किस तरह का पेपर और कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। फिर आ जाता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फेवर सेंट्रलाइजेशन, द रीजनल पार्टी आर इन फेवर ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। ठीक है, अब देखिए नेशनल पार्टी को लगता है कि वो कंट्री वाइड ठीक से अपना सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ काम करे जिससे कि वो है स्ट्रेंथन रहे। वहीं स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि हमारी ऑटोनॉमी बनी रहे जिससे जो भी हम पर्पज से ऑब्जेक्टिव से आए हैं हम उसको मीट कर पाएं। तो ये एक तरह से पूरे पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे डेवलपिंग नेशंस में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा को आगे फॉर्मुलेट करती हैं, उसको यूज करती हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करती हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल है क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा 250 वर्ड्स में है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज में स्टेट पार्टीज की बात कर सकते हैं,
रीजनल पार्टीज के हम एवोल्यूशन की बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्यों ये एक पार्टी सेंट्रलाइजेशन पे जाना चाहती है जिससे कि उसकी पावर बनी रहे, और दूसरी जो स्टेट पार्टी है वो ऑटोनॉमी पे रहना चाहती है जिससे कि वो सेंट्रल पार्टीज से दूर रहें, अपने अपने वोट बैंक खुद मैनेज करती रहें। अच्छा, क्वेश्चन 14 ये फिर से सिलेबस में डायरेक्ट आ जाता है, प्रोसीजर थ्रू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। अब देखो अभी अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, सॉरी, तो फिर पूछना ही था इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन या फिर इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के में डिफरेंस। तो ये आपने एक टॉपिक देखा होगा, कंपैरिजन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैरिजन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, देन यू हैव द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 5 मुख्य प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिनके साथ हम कंपैरिजन यूजुअली ड्रॉ करते हैं। इस तरह से आपने देखा कुछ साल पहले फ्रेंच सेक्युलरिज्म के साथ क्वेश्चन आ गया, इस बार फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिए और दूसरे साल, तो ये टॉपिक भी आपको ठीक से करके जाना है। फिर इलेक्शन पे एक और क्वेश्चन कि इलेक्शन कमीशन का रोल बताओ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इवोल्यूशन में, किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो इवॉल्व करते आई है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप बताएंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, फिर आप बताएंगे इसके पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, फिर बताएंगे किस तरह से ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन की हेल्प करती है, फिर आप बताएंगे कि ओवर द टाइम इलेक्शन कमीशन को जो जो चैलेंजेस फेस होते गए उसके अकॉर्डिंग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इवॉल्व करती रही। जैसे एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन टाइम की बात की जाए, 48 घंटे पहले आप कैनवेसिंग नहीं करेंगे, फिर उसके बाद आप किसी भी तरह की ऐसी मैल प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो इलेक्शंस को इन्फ्रिंज करे, फिर उसके बाद आप इंश्योर करेंगे कि गूनिज्म नहीं होगा, आप आरपीए के सारे जो भी पैरामीटर्स हैं आरपीए के जो रिक्वायरमेंट्स हैं 51 के उसको पूरा करेंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में फिर इलेक्शन एक्सपेंडिचर का कैसे फाइलिंग किया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं बहुत ओपनली यहाँ पे बताई गई, ठीक है। सो दिस इज वेयर इट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इलेक्शन पे एमसीसी पे क्वेश्चन जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन वेलफेयर स्कीम्स, ये आपका सोशल जस्टिस में चला जाएगा, हमें पॉलिटी गवर्नेंस डिस्कस करना है। देन उसके बाद डोनर एजेंसीज डेवलपमेंट रिड्यूसेस इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस है डोनर एजेंसीज का डेवलपमेंट में, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है उसका डेवलपमेंट प्रोसेस में जो योगदान है वो कम होता जा रहा है। इस पे ये भी आपका टॉपिक सोशल जस्टिस के साथ चला जाएगा। देन आ जाता है राइट टू सिटीजन ऑफ टू फ्री, राइट ऑफ सिटीजन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 रिमेन्स इनएडिक्वेट इन प्रमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन विदाउट जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूलिंग। तो यहाँ पे हमने कहा कि देखो हम आरटी लेके आए, ठीक है, हम एक राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए जिसमें हमने फ्री एजुकेशन की बात की, 6 to 14 जो है ईयर के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन मिला। ये पावर हमें 21A कैपिटल ए से मिली, ठीक है, जो कि 86 अमेंडमेंट से आया था। अब प्रॉब्लम आ जाती है कि आरटी का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, तो ये भी सोशल जस्टिस में आ जाएगा व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन। देन आ जाता है आईआर के टॉपिक्स, और फाइनली क्लीन एनर्जी। ये यहाँ पूछ लिया इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद रिगार्ड टू क्लीन एनर्जी, तो जियो पॉलिटिक्स में क्लीन एनर्जी और इंडिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हैं। बस आपको कुछ बातें याद रखनी है, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के 1 से 2 केस लॉज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए केस लॉज लिखेंगे, मार्क्स एक्स्ट्रा फेच होंगे। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन का वो पर्टिकुलर आर्टिकल जो उस बारे में बात करता है। तो इस तरह से अब बाकी पेपर्स का भी डिस्कशन आप देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि 2023 की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।